अब ठीक है, मेरे ख्याल आपने स्टार्ट कर दी है। जी अब स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो थोड़ा सा ना मैं इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की टर्म जो है ना, ये कहाँ से आई थी। हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ के फिर हम इसके कुछ रूल सीखेंगे, फिर हम इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया कैसे जाता है और इसके अंदर फ्यूचर स्कोप क्या है। समहाउ आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस टर्म से वाकिफ भी होंगे, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, व्हाट इज द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड न्यूरॉन्स होते क्या हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा ना स्क्रैच से बताऊंगा। ये 1980s में जो है ना, सबसे पहले ये टर्म बनाई गई थी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब परसेप्ट्रॉन मॉडल बनाया गया था। मतलब पहले होता ये था कि अभी तक आपने जितनी भी एआई पढ़ी है वो ना क्लासिकल एआई कंसिडर की जाती थी, जिसमें ये एक्सपर्ट सिस्टम होते थे जो कि प्रोलॉग लैंग्वेज पे काम करती थी, और उसमें कोई ना पैरेललिज्म नहीं था। पैरेललिज्म मतलब जब आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा आ गया ना, तो हमें कुछ ऐसे मॉडल्स चाहिए थे, कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहिए थी जिनकी बेस के ऊपर हम ये बता सकते, हम अपने उस डाटा को प्रोसेस करके कोई ना कोई आउटपुट ले सकते। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है ना, ये वाले टर्म जो है ना, ये 80s में और 90s में ना, लेकिन ये याद रखना आपने, ये टर्म उस वक्त ना इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, ये न्यूरल नेटवर्क्स की टर्म। इसको लोगों ने ना कुछ थोड़ा सा ना मतलब डाउन भी कर दिया। आपको इसके ऊपर ना बड़े क्लासिकल पेपर्स भी मिल जाएंगे, आपको पता भी चलेगा। इसको लोगों ने ना डाउन करना शुरू कर दिया। वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैं इस लेक्चर में आपको आगे चल के बताने लगा हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि इसके थ्रू सॉल्वेबल नहीं थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ी क्लासिकल प्रॉब्लम थी एक्सऑर। आपने एक्सऑर का एक टेबल देखा होगा, एक्सऑर गेट्स जो होते हैं जहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स होती हैं, तो आउटपुट जो है ना वो 1 आ जाती है, और अगर इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 हो जाती है। वो ये उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। सो इसका जो ओरिजिन है वो हमारे पास स्टार्ट हुआ था एल्गोरिथम दैट में ट्राई टू मिमिक द ब्रेन। मतलब ये असल में ब्रेन की कैपेबिलिटीज को ना एक्वायर किया गया था। बट रिमेंबर, अभी तक आज तक ना ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को दुनिया में कोई भी नहीं समझ सका। इवन के जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं वो भी एक हद तक समझ सके हैं, एक हद से ज़्यादा नहीं समझ सके। वाई? हाउ वी परसीव समथिंग, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। स्टिल इट इज़ अ ambiguous thing in terms of a brain, because देर इज नो मैथमेटिक्स इन साइड आवर ब्रेन। मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस तो नहीं लगी हुई ना जो कि हम एआई में लगा के और वो चीज़ों को एवेल्यूएट, या कोई ऐसे इन्फेरेंस इंजन काम कर रहे होते हैं जो कि जिससे हम उसकी कैपेबिलिटीज ले लेते हैं। ये आजकल भी ये चीज़ ना एक मिथ है, एक कंसिडर की जाती है कि इट इज़ स्टिल वेरी एम्बिगुअस प्रॉब्लम टू थिंक दैट हाउ द ब्रेन इज वर्किंग। लेकिन इसके करीब करीब मॉडल, मतलब आपसे अगर कोई इंटरव्यू में भी ये पूछता है ना कि ये न्यूरल नेटवर्क्स जो है क्या ये ब्रेन से मिलते जुलते होते हैं, तो यू कैन से ये मिलते जुलते नहीं है, लेकिन ये उसकी रिजेम्बलेंस बनाई गई। मतलब बिल्कुल वैसे काम नहीं करते, बल्कि रिजेम्बलेंस बनाई गई। ओके। अब आजकल जितनी भी ये टेक्निक्स आपको नजर आएंगी ना न्यूरल नेट की, उसमें बड़ी इसकी पॉपुलैरिटी और बड़ा इसका नाम, और आपने एक टर्म भी सुनी होगी, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग या डीप न्यूरल नेटवर्क्स, वो सारे के सारे दरअसल ना उसके पीछे ना ये क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क्स ही होते हैं, क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क्स। सो ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो ब्रेन होता है ना, ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर कोई ना ये न्यूरॉन्स होते क्या हैं। इनफैक्ट हमारे ब्रेन के अंदर जो एक यूनिट होता है ना, जो कि ब्रेन की एक आप कह लो कि एक यूनिट एलिमेंट है, दैट इज टर्म्ड एज अ न्यूरॉन। हमारे ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि एक दूसरे के साथ ना इस तरह कनेक्टेड है कि फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, एक ना जाल बिछा हुआ, एक बिल्कुल इस तरह का ना एक जाल बिछा हुआ। हर एक न्यूरॉन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इस तरह आप जब भी कोई चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को, आप जब भी किसी चीज़ को देखते हो आँख से, आप जब भी किसी चीज़ को टच करते हो, आप जब भी किसी चीज़ को स्मेल करते हो, तो विद इन अ नैनो सेकेंड आपका जो ब्रेन है ना, उसके न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, और इसको न्यूरल नेटवर्क की लैंग्वेज में न्यूरॉन्स फायरिंग कहते होते हैं। मतलब न्यूरॉन्स फायर हो जाते हैं, और उनके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल बैलेंसेस हो रहे होते हैं कि जिससे चीज़ों को परसीव करते हैं। कैसे? मसलन मैंने आपको
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चीज़ों को देखते हो, देख के कोई चीज़ परसीव कर लेते हो। दरअसल ये है क्या, ये वो एक न्यूरॉन है जो कि आपके ना ब्रेन के अंदर ना इंटरकनेक्टेड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो ये परसीव करने की पावर या रिकग्नाइज करने की पावर आपको देते हैं। हमने दरअसल इसी चीज़ को ना यहाँ पे लेके आना, हमने यही जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ है ना, स्टूडेंट्स ये माइक बेशक आप अपना ऑफ कर दें अगर किसी का चल रहा है, फिर वो काफ़ी ना एको आ रही है। हाँ, तो हमने जो है ना इसी ब्रेन की कैपेबिलिटी, मतलब इसी न्यूरॉन की कैपेबिलिटीज़ को हमने अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाना है जो कि ये काम करेगा जैसे ब्रेन काम करता है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रेन काम करता है, नॉट एक्चुअली। सो अब ये ब्रेन के अंदर ना कुछ ऐसे पार्ट्स बने होते हैं जो कि ये जो कि ना एक टच के रिलेटेड काम कर रहा है, एक सेंस के, एक स्मेल के रिलेटेड है, एक विजन के रिलेटेड है। मतलब ये तमाम के तमाम ब्रेन्स के ना कुछ पार्ट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये मैं आपको स्लाइड्स भी दे दूंगा और आपको बुक का भी बता देता हूँ, तो आप उसमें से जाके ना ये थोड़ा सा ना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, आपको बायोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर थिंकिंग अबाउट द न्यूरल नेटवर्क विद द perspective of computer science and soft computing, you can say. फिर एक ना टर्म इजाद की गई जब ये क्लासिकल एआई का दौर ख़त्म हुआ ना, जिसमें कि ये सिंपल एक्सपर्ट सिस्टम होते थे या सिंपल आपके पास इन्फेरेंस इंजन लगाए जाते थे। उसके बाद ना एक नई टर्म इजाद की गई, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इस सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर ना कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई जिसमें कि एक न्यूरल नेटवर्क भी थी, न्यूरल नेटवर्क, इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम्स भी थे, इसमें फजी लॉजिक सिस्टम भी थे। ये वो सिस्टम थे जो कि ना किसी भी चीज़ के रिलेशनशिप को और ऐसे डाटा को भी लर्न कर लेते थे जो कि बड़ा ह्यूज डाटा होता था, और उस डाटा के को ना सेंस करना और उस डाटा से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन परसीव करना, दैट वाज अ क्वाइट डिफिकल्ट एट दैट टाइम। इस चीज़ से बचने के लिए ना फिर हमने ये बनाया, सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर ना एक टर्म बनाई गई, न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स कैन लर्न एंड ऐड, एक्चुअली इनको ना टीच किया जा सकता है। जैसे मैं आपको टीच कर सकता हूँ ना, आपको कुछ चीज़ समझा सकता हूँ। जी स्टूडेंट्स, की क्वेश्चन? जी अब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, शायद वो एको आ रही थी आवाज़ में, वो मैंने की है। अच्छा, तो अच्छा, अब जो है ना हमारे पास ना न्यूरल नेटवर्क्स जो है ना ये लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि रादर देन कि हम इनको ना प्रोग्राम करें चीज़ों को। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ना 1000 इमेजेस हैं, उन 1000 इमेजेस में से आप मुझे ये बताओ कि कहाँ कार कौन सी है, एनिमल कौन सा है, कैट कौन सी है, या व्हाट्सोएवर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम इफ एल्स लगाते चले जाएं, मतलब हमें अगर 1 लाख के करीब इमेजेस हैं तो हमें कोई अराउंड 0.1 मिलियन हमें ना वो इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमने इस चीज़ से बचना है, हमने इस चीज़ से बचना है कि हम इफ एल्स वाला मतलब ना प्रोग्राम बिल्कुल प्रोग्राम कर दें। हम क्यों ना उनको लर्न करवाना शुरू कर दें, मतलब मशीन्स लर्न करना शुरू कर दें चीज़ों को, रादर देन कि हम उनको स्क्रैच से प्रोग्राम करें और इफ एल्स लगाएं, और अगर कोई नई एग्जांपल आती है तो उसके ऊपर वो इफ एल्स लगा के देखें। अगर उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो वो प्रोग्राम वहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो मैं आपको चीज़ कह रहा हूँ ना, लर्न करना, दैट इज़, इस टर्म को ना ज़्यादातर मशीन लर्निंग और ये डीप लर्निंग और ये जो ANN की लैंग्वेज में ना इसको कहा जाता है जनरलाइजेशन। वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज थिंग्स, हम चीज़ों को जनरलाइज करना चाहते हैं। वो कभी भी पॉसिबल नहीं था until unless the invention of the neural networks। अच्छा, हम एक न्यूरल नेटवर्क, पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। पहले तो ये आप थोड़ा सा इसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लो कि न्यूरॉन काम कैसे करते हैं, इसमें होता क्या है। ये जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम असल अपने उस पर जाते हैं। ये एक ना न्यूरल जो है ना नेटवर्क का ना एक सिंपल एक स्ट्रक्चर है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। मतलब ये आपके पास ना न्यूरॉन है, दिस वन, ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है।
ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन को ना इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ये दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये न्यूरॉन्स कुछ भी नहीं है, एक सेल होता है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ना यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो न्यूक्लियस सा बना हुआ है, ये सेल की बॉडी है। मतलब यहाँ पे फैसला साजी होती है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। और ये जो न्यूरॉन का बाहर वाली साइड होती है ना, इसको कहते होते हैं डेंड्राइट्स। इसको कहते होते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो आपको नजर भी आ रहे हैं, ये दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं। अगर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए इस तरह के हमें पता नहीं कितने डेंड्राइट्स चाहिए होंगे। और इसी तरह इस न्यूरॉन की ना, ये सेल के साथ ना एक ये वाली चीज जा रही होती है, ये एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये एक्सॉन्स असल में होते हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास होते हैं जहाँ पे कोई, आप समझ लो कि मतलब ना कनेक्ट किया जाता है, मतलब आप कह लो कि डिसीजन को ना ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब यहाँ पे कोई डिसीजन हुआ और ये डिसीजन इस बॉडी से निकलकर, सेल बॉडी से निकलकर यहाँ पे आया और इससे नेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो गया। मतलब ये देखो, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये वाले ये वाले ये डेंड्राइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके, तो ये मतलब ना एक सेल की इंफॉर्मेशन या एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को पास करती होती है। और ये फिनोमेना कोई इतने नैनो सेकंड में होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमारी डिसीजन मेकिंग हो जाती है। दिस इज हाउ द बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क एंड दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, यूज स्पाइक्स टू कम्युनिकेट। ये स्पाइक्स जो है ना वो डेंड्राइट्स हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ द ईच इनपुट लाइन ऑन द न्यूरॉन इज कंट्रोल्ड बाय द सिनेप्टिक वेट। अब देखो ये सिनेप्टिक वेट क्या होता है, मतलब जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानी है ना, यहाँ पे कुछ ना सिनेप्स, इस चीज को कहते होते हैं, इस पार्ट को एक तरफ तो उसको डेंड्राइट कहते हैं ना, एक तरफ को हम कहते होते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, ये सिनेप्स के ऊपर ना यहाँ से आई हुई इनपुट, मतलब यहाँ से जो डिसीजन मेकिंग हुई है, वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कुछ और केमिकल्स होते हैं उनके साथ ऐड होती है और वो इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को चली जाती है। फिर अगला न्यूरॉन न्यूक्लियस से उसको मतलब कह लो कि उसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो आगे एक्सॉन के थ्रू नए सिनेप्स को दे देता है। और वहाँ पे सिनेप्टिक वेट चलते 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 आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बन जाती है। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ ईच इनपुट लाइन ऑन द न्यूरॉन इज कंट्रोल्ड बाय द सिनेप्टिक वेट। ये वो सिनेप्टिक वेट है। ये मैं बड़ी डिटेल से गया आगे आपको ना बताने लगा। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव। सिनेप्टिक वेट अडैप्ट सो दैट द होल नेटवर्क लर्न्स एंड परफॉर्म यूजफुल कंप्यूटेशन। अच्छा आप जरा ये देखो कि यहाँ पे मेरे पास कोई पर्सन था, यहाँ पे ये एक पर्सन है फॉर एग्जांपल। मैंने इस पर्सन को ना देखना है कि ये कौन है, हु इज दैट पर्सन। ये पर्सन को मैंने आंखों से विजुअलाइज किया और यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है इसने इसकी कोई ना कोई कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, मतलब केमिकल कुछ ऊपर नीचे हुआ जो कि न्यूरॉन्स में होता है। ये यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे इसने कुछ इंफॉर्मेशन, ये मेरी बात जरा गौर से सुनना, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हुई, मतलब कुछ नए नए न्यूरॉन्स की ना केमिकल्स कुछ ऐड हुए सिनेप्सिस में। अब वो ऐड हुए, ये इंफॉर्मेशन आगे चली गई। अच्छा ये पर्सन था ए और लास्ट पे जाके आपने इसको जो यहाँ पे आउटपुट निकली वो आपने कर दी क्या, बी। तो क्या ए और बी में डिफरेंस है कि नहीं है? मतलब पर्सन ये एक्चुअली ए था, लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स ने पैटर्न बना के हमें दिया वो हमने रिकॉग्नाइज किया क्या, बी। डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इनपुट्स एंड आउटपुट्स? आपके ख्याल में यहाँ पे यस डिफरेंस सर। है? एग्जैक्टली exactly. तो इस आउटपुट और इनपुट के डिफरेंस को क्या चीज है जो मेंटेन करेगी, मतलब क्या चीज है जो इसके डिफरेंस को कम से कम करेगी? वो दरअसल हमारे पास यहाँ पे सिनेप्सिस होंगे, मतलब सिनेप्टिक वेट्स होंगे। हमने वो जो केमिकल अपनी तरफ से थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे हमने वो केमिकल ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना, बल्कि उसको थोड़ा सा हमने दोबारा ट्रेन करना।
मतलब आप सिंपल ये समझ जाओ कि जब भी हमने इसको करना होता है तो हम सिनेप्टिक वेट जो है ना उसको हम ऊपर नीचे करते हैं, और वो सिनेप्टिक वेट सर जो है ना, जी जी चलिए सर ये सिनेप्टिक वेट यूज़ किस तरह हो रहा है, ये ज़रा रिपीट कर दें। मैं बताता हूँ। सिनेप्टिक वेट इज नथिंग मोर देन अ केमिकल, नथिंग मोर देन अ केमिकल। आप समझ लो कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आई, मसलन ये इनपुट क्या था, यहाँ पे आपने विजन किया, चीज़ को देखा, देखने के बाद इंफॉर्मेशन यहाँ पे परसीव हुई, मतलब कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ। ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ से रिट्रीव हुई, ये इंफॉर्मेशन आपके पास चली गई कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चली गई। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिनेप्टिक सिनैप्स को मिली जो कि आगे पास होनी थी। सिनैप्स ने क्या किया, उसमें कुछ थोड़ा सा ना केमिकल ऐड किया, मतलब कोई वेट ऐड किया या कम किया या ज़्यादा किया, डजेंट मैटर, ये मैं समझाता हूँ कि कैसे कम और ज़्यादा होता है। अब ये वेट जब आगे चला गया, मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन वेट कुछ ऐड होके इसको मिली, इसने भी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, करने के बाद इसने ये इंफॉर्मेशन अपने सिनैप्स को दे दी, इस सिनैप्स ने इसमें फिर कुछ ऐड किया, और समझ लो कि ये आउटपुट थी। इस आउटपुट पे आपको ये जो आउटपुट मिली वो मिल गई क्या, बी। हमने ये देखा कि ये जो बी था ये ए, मतलब वहां पे पर्सन एक्चुअली ए था, लेकिन मेरे न्यूरॉन्स ने या इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन ने इसको क्या किया, इसको बी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अब आपके पास क्या हल है, आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे चेंज, क्योंकि ये तो इनपुट थी, वो तो पर्सन था, इसको भी नहीं चेंज कर सकते। फिर हम न्यूरॉन में क्या करते होते हैं, हमारे पास यहाँ पे ना सिनेप्सिस के केमिकल होते हैं, इनको हम ऊपर नीचे करते हैं, इनके वेट्स को, यानी कि वेट से मुराद मतलब केमिकल, मैं वो इंटरचेंजेबली टर्म यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कुछ बैलेंस करते हैं, कुछ वेट्स को ऐड प्लस माइनस करते हैं, और करने के बाद फिर इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये नियर टू ए बन जाएगा, मतलब नियर टू ए बन जाएगा। इसकी मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, तो आपने ज़िंदगी में ना कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो आपको ना सम टाइम हम शक्ल नज़र आते हैं, कि ये पर्सन ना, इसको मैंने कहीं पे देखा है, आप ये कहते हो ना, यस सर। वो दरअसल आपके ब्रेन के अंदर ना बल्कि पहले तो आप रिकग्नाइज कर रहे होते हो कि अच्छा ये जो पर्सन है, क्या ये वो पर्सन है भी कि नहीं है। आप पहले थोड़ा सा गौर से देखते हो, देखने के बाद आप उसको रिकग्नाइज करते हो, वो दरअसल आपके सिनेप्टिक वेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। और एक टाइम आता है कि आपके सिनेप्टिक वेट की इतना इन्वॉलंटरी एक्शन होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और उन सिनेप्टिक वेट्स की बेस के ऊपर ना आप फिर बाद में उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। तो ये दरअसल ये असल में ना सारे का सारा ब्रेन में ना काम इन्वॉलंटरी हो रहा होता है। इन्वॉलंटरी मतलब हमें नहीं पता होता कि ये कैसे हो रहा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये सारे की सारी गॉड गिफ्टेड हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर ना ये वेट्स मैनेज हो रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा काम नहीं है। मतलब अगर देखो, अगर इतने न्यूरॉन्स हैं ना, तो इतने वेट्स होंगे फॉर एग्जांपल, और ये पलक झपकने में ये काम होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता इन चीज़ों का। तो ये सारा वो जो ना ह्यूमन डेंड्राइट्स और ये लर्निंग प्रोसेस, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप इसको सिर्फ अपने तौर पे पढ़ लेना, इसके स्ट्रक्चर को। अब हम बात करते हैं कि हम इसको एक एक कंप्यूटेशनल न्यूरॉन के साथ कैसे करेंगे, कैसे मैप करेंगे। याद रखना है, जो डेंड्राइट्स होंगे ना, डेंड्राइट्स, इनको आपने हमेशा ना, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, डेंड्राइट्स को हमेशा आपने क्या कहना है, ये आपके पास होंगे इनपुट्स, इनपुट्स होंगी। ओके, मतलब जब भी मैं आपको इनपुट्स कहूँगा ना, तो आपने समझ जाना है कि ये वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में ना ये डेंड्राइट्स हैं। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं मैं पूछूंगा, हमेशा आपको यही चीज़ें आनी है। क्यों? क्योंकि हमारा वास्ता, वी आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो जो सिनेप्टिक गैप होता है, या सिनेप्टिक वेट्स होते हैं, या सिनेप्टिक केमिकल जो रिलीज होता है, उनको हम वेट्स कहते हैं। जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ पे कि वो कैलकुलेशन हो रही होती है, उनको हम यहाँ पे न्यूरॉन्स कहेंगे, और इस जगह पे हम उसको सोमा कहते हैं, वो जो सेल बॉडी आपको नज़र आ रही थी।
अच्छा, जो आउटपुट होती है, आउटपुट आपकी एक्सॉन के थ्रू जाती है। वो जो एक्सॉन आपको नजर आ रहा था ना, आउटपुट आपकी उसके थ्रू जाती होती है यहाँ से। ये तो ये हमारे पास ना, मतलब एक आप समझ लो कि हम अब जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ना, वो ये वाली करेंगे। रिमेंबर, in any type of a artificial neural network we have inputs, we have some weights, we have some neurons, those are interconnected with each other, and we have outputs। हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट होगी। तो अब मैं थोड़ा सा ना, हम आ जाते हैं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इटसेल्फ क्या है। एक न्यूरॉन तो हमने समझ लिया। अच्छा, इसको, ये जो एक न्यूरॉन है ना, ये वाला, ये जो आपको यहाँ पे, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें बेशक। जी थैंक यू। तो अब जो यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन ये आपको बताया है ना, हमने इसको बड़ी डिटेल से देखा है। तो ये न्यूरॉन जो है ना, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में इसको हम इस तरीके से लिखते होते हैं, मतलब इसकी कुछ ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ना मैथमेटिकल नेचर है, आपको पता है। यहाँ पे तो वो केमिकल शेमिकल और इस तरह की चीज़ें नहीं ना होंगी। यहाँ पे हमारे पास ना इनपुट होंगी, कुछ वेट्स होंगे, कुछ आउटपुट्स होंगे, कुछ थ्रेशोल्ड्स होंगे, कुछ समेशन फंक्शंस होंगे। मतलब हमने ब्रेन के न्यूरॉन को डिपिक्ट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अ कंप्यूटर साइंस न्यूरॉन, मतलब उसको एनालॉगस बनाया हुआ। सो इस स्ट्रक्चर को जरा आप गौर से देखो कि यहाँ पे ये एक इनपुट होगी, दिस वन, ये इनपुट वेक्टर्स में आएगी, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताया भी है, डेंड्राइट्स। ये इनपुट मिलेगी, यहाँ पे कुछ वेट्स होंगे, ये कुछ वेट्स होंगे, और इन वेट्स को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन की जाएगी, मतलब, और बाद में उन सबको ऐड कर दिया जाएगा, ये समेशन फंक्शन। उसके ऊपर कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, इसको समटाइम एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं, ये वाली चीज़ को। और ये हमें जो चीज़ देगा वो हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी, ये हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगी। दरअसल हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर जो न्यूरॉन प्रेजेंट किया जाता है वो एक ये वाला होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये उसका ना इंटरनल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। जो एक्चुअल न्यूरॉन आपको नज़र आएगा ना कंप्यूटर साइंस में, वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का। अब ये फॉर एग्जांपल न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, दिस वन, और एक न्यूरॉन 3 है। मतलब ये तमाम के तमाम ये इसके साथ इनपुट्स मिली हुई, ये बाद में आपस में भी कनेक्ट किए जाते हैं। मतलब ये इस तरह के ना बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनाए जाते हैं, मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बना लें, और इस एक न्यूरॉन के अंदर होने वाला जो फंक्शन है ना, जो इसमें का मतलब, जो आप कह लो कि मैथमेटिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो ये वाले हैं। मतलब यहाँ पे इनपुट वेक्टर गया, इस इनपुट वेक्टर को आपने वेट से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसके ऊपर समेशन फंक्शन अप्लाई किया, और सम करने के बाद हमने उसके ऊपर कोई ना कोई थ्रेशोल्ड लगा दी। थ्रेशोल्ड इज नथिंग मोर देन एक्टिवेशन फंक्शन। मसलन थ्रेशोल्ड से मुराद ये है कि अगर आपकी आउटपुट यहाँ पे नेगेटिव में आई है तो आप उसको 0 कर दो, और अगर पॉजिटिव में आई है तो आप उसको 1 कर दो। यही थ्रेशोल्ड फंक्शन। इस तरह के कई हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इस तरह के अगर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में जोड़ दिए जाएं, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि 1000 न्यूरॉन्स मैंने जोड़ दिए आपस में, तो क्या आपके ख्याल में ये एक ह्यूज किस्म का न्यूरल नेटवर्क नहीं बन जाएगा जैसा हमारे ब्रेन में, मतलब उससे रिजेम्बलेंस नहीं आ जाएगी? ऐसा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। एग्जैक्टली तो हमारे पास ये जो न्यूरल स्ट्रक्चर है ना, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो यहाँ पे मैंने 2 न्यूरॉन्स बनाए हैं, इस तरह के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को हम जोड़ देते हैं आपस में, और वो एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता होता है। यही हमारे पास ये डेफिनेशन कहती है कि एक a neural network is massively parallel distributed processor made up of simple processing units which has a natural tendency of for storing experimental knowledge and making it available for use। मतलब ये हमारे पास एक मैसिव पैरेललिज्म है, जो कि कोई ना, जो कि इनपुट को प्रोसेस करता है,
प्रोसेस करने के बाद उस इनपुट को स्टोर करता है और उस इनपुट को अगले न्यूरॉन को दे देता है कि वो अगला न्यूरॉन फैसला करता है कि अब उस इनपुट के साथ क्या करना है। अगर ये तमाम चीज़ें आपस में इस तरह पैरेलल फैशन में जोड़ दी जाएं तो ये हमारे पास जो चीज़ बनती होती है ना, इसको हम कहते होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो ये जो थ्रेशोल्ड मैंने अभी आपको बताई है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू डिटरमिन इफ द फाइनल आउटपुट इफ द समेशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड, मतलब ये समेशन जो है मैं कहता हूँ कि लेस देन 0 है तो उसको 0 कर दो या -1 कर दो, और अगर वो पॉजिटिव अगर उससे ग्रेटर है तो आप उसको प्लस कर दो। मतलब इट इज़ नथिंग मोर देन अ फंक्शन, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ना ज़हन में रखनी है, वो ये वाली कि ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये जो बल्कि ये जो आपका डीप लर्निंग का टॉपिक या मशीन लर्निंग का टॉपिक या आप कहते हो कि आर्टिफिशियल, इसमें ना मैथमेटिक्स बड़ा इन्वॉल्व, इसमें अच्छा खासा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप अपना लिनियर अलजबरा और ये अगर कोई आपको आप में से कोई इस फील्ड को आगे अपना करियर बनाना चाहता है तो वो लिनियर अलजबरा और ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और स्टेटिस्टिक्स, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको अच्छी तरह जो है ना वो मतलब ग्रैब करें। और अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपका ये वाला कोर्स क्या, ये टॉपिक बल्कि पूरा कोर्स भी आपको पढ़ा दिया जाए ना, आप इजीली कर जाओगे। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। सो मैंने ये आपको बता दिया है कि न्यूरॉन इज़ अ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ANN। इट कंसिस्ट्स ऑफ द लिंक्स डिस्क्राइबिंग द न्यूरॉन्स इनपुट विद द वेट्स। हमने ये देखा कि यहाँ पे वेट्स होते हैं, यहाँ पे इनपुट्स होती हैं। तो हमने वही चीज़ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये समेशन फंक्शन, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। मतलब ये मेरे पास इनपुट आ गई और ये मेरे पास वेट्स आ गए। मैंने एक इनपुट के वेट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सबको मैंने ऐड कर देना, उन सबको मैंने ऐड कर देना। एंड एडर फंक्शन लीनियर कम्बिनेटर फॉर द कंप्यूटिंग द वेटेड सम ऑफ द इनपुट्स। मतलब ये और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ये इक्वेशन समझ आ जाती है, मैं आगे चल के समझाता भी हूँ, तो इट इज़ नथिंग मोर देन दिस वन। यही वो वाला सारे का सारा स्ट्रक्चर है जिसको ओपन करके लिखा गया है कि यहाँ पे देखो आप, एक इनपुट सिग्नल दिया हमने, इस इनपुट सिग्नल को हमने वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको हमने ऐड कर दिया और उसमें कुछ बायस ऐड कर दी। ये बायस क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ वेट। मतलब ये एक एक्स्ट्रा वेट होता है जो कि मल्टीप्लाई तो नहीं होता लेकिन बाद में ऐड की जाती है। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई है? लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर आप में से कोई मुझे बता सके? सर y इज इक्वल टू mx प्लस c। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब ये हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते होते हैं। इसको हम x कहते हैं, इसको हम y कहते हैं। और ये क्या चीज़ होती है? ये m क्या होता है आपके ख्याल में? व्हाट इज दिस? m स्लोप सर, स्लोप होती है। स्लोप होती है। और ये c क्या होता है? दैट इज अ इंटरसेप्ट। जी, इसको हम इंटरसेप्ट कहते होते हैं। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये डिफाइन कर रही होती है क्या, ये डिफाइन मतलब ये न्यूरल नेटवर्क भी कुछ इसी तरह का ही है, आप समझ लो। ये चीज़ डिफाइन कर रही होती है, ये तो एक्स है ना, हमें पता है 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये वाई, हमने वाई प्रेडिक्ट करना होता है तो हमने एक लाइन लगानी होती है कुछ इस तरह की। ये जो लाइन की स्लोप है ना, अच्छा ये लाइन इस तरह भी हो सकती थी, ये लाइन इस तरह भी हो सकती थी, ये लाइन इस तरह भी हो सकती थी, ये स्लोप डिफाइन करती है। ये लाइन कितनी ऊपर होगी ये कौन डिसाइड करता है? ये इंटरसेप्ट डिसाइड करता होता है। तो ये इसके अंदर भी यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है। ये जो WJ मतलब एक आपके पास वेट्स हैं जो कि स्लोप डिफाइन कर रहे होंगे, और एक आपके पास इंटरसेप्ट होगा कि वो कितना स्लोप जो है ना वो ऊपर जाके बनेंगे, और इससे हमारे पास एक आउटपुट आती होती है वाई। मतलब ये इससे रिजेंबल करता है ये न्यूरल नेटवर्क। ये कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, ये भी मैं आपको नहीं बताता, ये बाद में आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब हमने ना एक न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है।
आपको समझ लग गई है कि ये न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और ये सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल, बल्कि उससे पहले ये देखो एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क मैंने बना दी। ये इनपुट लेयर आ गई, ये वाली, ये कुछ मेरे पास वेट्स आ गए यहाँ पे, ये इनपुट लेयर है, ये कुछ मेरे पास वेट्स होंगे, ये वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये न्यूरॉन होंगे, और इन न्यूरॉन, ये मतलब सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के, और इसके ऊपर वही वाला फंक्शन अप्लाई होगा और यहाँ पे कोई आउटपुट आ जाएगी, यहाँ पे कोई आउटपुट आ जाएगी। मतलब ये तो इनपुट है ना, सिंपल 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, मतलब 1 2 3, और यहाँ पे ये तमाम के तमाम वेट्स जो है ना, मतलब इसके ये वाली इनपुट चारों न्यूरॉन से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे। अब ये इनपुट मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी यहाँ पे वेट होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होके इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, ये सबको आप ऐड करोगे। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे आप इस न्यूरॉन की आउटपुट निकाल के दो, और मैं आपको ना वेट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको वेट दे देता हूँ यहाँ पे, मतलब ये W1 होगा, और ये आपके पास चला जाएगा W2 चला जाएगा, जो यहाँ पे आ रहा है ये वाला वेट है, और मैं मार्कर चेंज कर लूँ, मैं आपको समझाता हूँ। एक आपके पास ये वाला आ रहा है, ये वाला, एक आपके पास ये वाला आ रहा है, एक आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे? इनको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा आपके पास? मतलब यही होगा ना, W1 X1 W, फिर W2 X1 W3 X1, यही होगा ना, Yes, W1 sir. X1, और इसी तरह हम कर लेंगे W2, सॉरी हाँ, W2 Plus, sir, X1 plus. Yes, sir. प्लस W2, Summation. और यहाँ पे मैं असल में माउस से लिख रहा हूँ तो मेरे पास आज ना वो टैब नहीं है, तो आप ना इसको अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। फिर आपके पास मतलब तमाम को आप ऐड करोगे ना यहाँ पे, चार की चारों को, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक आउटपुट आएगी, एक आएगी ना, क्योंकि हम सबको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आउटपुट आएगी। वो आउटपुट जो भी होगी ना, उस पर हम कोई ना कोई थ्रेशोल्ड फंक्शन लगाएंगे। मतलब वो आउटपुट, मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास थ्रेशोल्ड फंक्शन है कि अगर मेरी आउटपुट माइनस में होगी, अगर मेरी आउटपुट माइनस में होगी तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 0 में, अगर वो प्लस में होगी तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा 1 में। समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट जो, या इसकी टोटल आउटपुट आई ना, वो आ गई -21 फॉर एग्जाम्पल। तो जो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी आपके ख्याल में? 0 नहीं होगी? Yes, sir. क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड फंक्शन लगाया, जो नेगेटिव की सारी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सिंपल थ्रेशोल्ड फंक्शन है। जो नेगेटिव होगी वो सारी 0 में कन्वर्ट होगी, जो पॉजिटिव होगी वो सारी की सारी 1 में कन्वर्ट होगी। तो ये Yes, मेरे sir. पास एक सिंगल न्यूरल मॉडल है, ये सिंगल न्यूरॉन मॉडल है। सर इसके अंदर W2 X2 नहीं होगा? इसमें सर जो सेकंड वेट है उसको जो है वो सेकंड नोड से इनपुट नहीं आएगा, जो आपने ऊपर हाँ लिखा बिल्कुल है? बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ये सही है, सॉरी, ये बिल्कुल सही है। ये असल में मैंने यहाँ पे ये बनाना था, ये चीज़, ठीक है ना, मतलब हम इस न्यूरॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, आपने ये आइडेंटिफाई किया, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारे पास यहाँ पे W1 और X1, और यहाँ से क्या आ रहा है, W2 भी तो इधर जा रहा है ना, W2 और X2, ये वाला X2 है, और इसी तरह W3 और X3, मतलब W की थर्ड वैल्यू और X3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज ऐड हो के आपको मिलेगी। ओके, ये एक न्यूरॉन की होगी। फिर इसी तरह दूसरे न्यूरॉन की W1 X1, W2 X2, W3 X3, क्योंकि तमाम की तमाम इनपुट्स ना तमाम के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है, और अगर तमाम की तमाम इनपुट्स तमाम के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड हो तो इसको आप कहते होते हो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। इसको आप कहते होते हो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। पार्शली कनेक्टेड भी होते हैं,
लेकिन आजकल ज़्यादा यूज़ होने वाले जो नेटवर्क है ना वो यही वाले होते हैं कि वो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होते हैं। मतलब अगर मैं अब आपको यहाँ पे समझाऊं तो मेरे पास कुछ ये चीज़ आएगी, मतलब मैं ये न्यूरॉन की ना आउटपुट समझ लो कि मैं इसको कह देता हूँ y ऑफ n1, मतलब ये न्यूरॉन 1 कह देती हूँ। तो मेरे पास ये कैसे आएगी, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, प्लस हम कर देंगे w3 x3। ये मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट आए। ओके, अब जब मैं दूसरे न्यूरॉन की बात करूँगा तो वो न्यूरॉन उस केस में ये डब्ल्यूज बदल जाएंगे, ये डब्ल्यूज बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, इसका मुझे कोई आंसर कर सकता है? सर उनके वेट्स डिफरेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ना और याद रखनी है, ये जो एक न्यूरॉन की कंप्लीट ये आपको नज़र आ रहा है ना एक पूरी लेयर, इसको न्यूरल नेट की लैंग्वेज में ना इसको लेयर कहते होते हैं। अब मैं आगे यूज़ करूँगा टर्म लेयर। दिस इज़ अ लेयर ऑफ न्यूरॉन, दिस वन इज़ द इनपुट लेयर। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सिंगल लेयर है फॉर न्यूरॉन्स, आउटपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो अच्छा, आपको ना एक और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ बताऊं कि अगर ये फुली कनेक्टेड नेटवर्क हुआ तो यहाँ पे टोटल कितने वेट्स होंगे आपके ख्याल में? सर जितनी इनपुट्स होंगी। नहीं, वो तो 3 थी। सर सर इनपुट्स एक को के ऊपर वेट भी तो 3 ही सर आते हैं। इनपुट मल्टीप्लाई न्यूरॉन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। मतलब हमारे पास यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स थे, यहाँ पे 3 इनपुट्स थी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा ना। सो हमारे पास ये टोटल कितनी आएंगी, 12 वेट्स होंगे। अभी तक हमने देखो यहाँ पे 3 वेट्स को कैलकुलेट किया है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस न्यूरॉन की, तो फिर मुझे नेक्स्ट यूज़ करने पड़ेंगे वेट्स। अगर मैं इस न्यूरॉन की बात करता हूँ तो मतलब हमारे पास उतने नंबर ऑफ वेट्स होंगे, उतने नंबर ऑफ वेट्स होंगे। तो अगर आपको पेपर में या वैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर कोई डेंस सा नेटवर्क बना के दे दिया जाता है और आपको मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इसकी हर लेयर के ऊपर कितने न्यूरॉन्स होंगे, तो आपने समझ जाना है कि जो भी ये लेयर ये वाली होगी ना, इसके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई बाय लेयर -1, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स एट लेयर -1, मतलब प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन, इसको मैं -1 कह देता हूँ। जो कि इस केस में क्या थे, 4 यहाँ पे थे और 3 यहाँ पे थे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 बार 12, टोटल 12 जो है ना वेट्स हमारे पास होंगे। तो आप इनके वेट्स बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। बात क्लियर हो गई है मेरी? सर ये इस केस के अंदर हमारे पास साइमल्टेनियसली तीनों से इनपुट आ रही है, जो आपने पीछे की एग्जांपल कराई थी उसमें से सिर्फ एक नोड से आ रही होती है इनपुट, तो उसमें बाकी नोड की फिर कैलकुलेट करेंगे वेट हम इनपुट में? नहीं, किस एग्जांपल में? सर ये जो आपने सर ये ये वाली जो की थी जी सर इसके इसमें। अंदर सिर्फ x0 से इनपुट वो शो हो रही है। ये सिर्फ ना एक न्यूरॉन की है, ठीक है। ये जो आपको कंप्लीट मॉडल नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूरॉन का है, क्योंकि ये हम समीशन कर रहे हैं, ये एक न्यूरॉन का समीशन है ना। तो सर जब मैं आप कह रहा हूँ जाते कि वो मतलब x इसमें हैं ना, सब में इनपुट आनी जरूरी है। हाँ, सबकी तरफ इनपुट जानी ज़रूरी है, सबके। इसीलिए तो फिर हम उसको फुली कनेक्टेड नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क इस तरह का होता है कि आप हर एक इनपुट को ना हर एक न्यूरॉन से जोड़ देते हो, हर एक इनपुट को हर एक न्यूरॉन से जोड़ देते हो और बीच में कोई वेट इनिशियलाइज कर देते हो। फिर आप उस इनपुट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो हर न्यूरॉन के ऊपर पैरेलल फैशन में एक आउटपुट जनरेट होती है। ये बात मेरी समझ आ गई जो मैंने अभी बोली? मतलब ये जी ये जी सर। हमने जो प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया है ना, ये एक लेयर के लिए, सॉरी एक न्यूरॉन के लिए किया है, लेकिन ये प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर ये पैरेलल फैशन में हो रहा होता है। मतलब एक लेयर के तमाम न्यूरॉन्स एक ही दफ़ा में कैलकुलेट हो रहे होते हैं।
एक ही दफ़ा में वो कैलकुलेट हो रहे होंगे और यहाँ पे कोई आउटपुट 1 आ जाएगी, कोई 0 आ जाएगी, कोई 1 आ जाएगी, कोई 0 आ जाएगी। फिर हम इसको आगे जोड़ सकते हैं या इसी को ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मतलब जितनी लेयर्स आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना मैसिव पैरेललिज्म बनता जाएगा। अब यहाँ पे एक नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ लेयर्स चाहिए होती हैं, हमें नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स एट ईच लेयर चाहिए होते हैं, हमें नंबर ऑफ़ वेट्स चाहिए होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमें ट्रेनिंग के लिए कुछ डाटा चाहिए होता है। ट्रेनिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि मतलब हमें सेट ऑफ इनपुट्स चाहिए होती है, सेट ऑफ इनपुट्स चाहिए होती है। अब यहाँ पे ना एक बात आती है कि ये बड़ा ना एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ये न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करना ना, ये बड़ा ही एक आइटरेटिव और मैसिव आइटरेशन जिसमें होती है। मतलब कभी भी आप एक ही दफ़ा में इतना अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकते जो कि मैसिव पैरेललिज्म या मतलब आपकी ना इनपुट और आउटपुट बड़ा मतलब ना फाइन ट्यून किस्म का आप नहीं कर सकते। हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि चाहिए होती हैं। मतलब सिंगल लेयर बनाना है, मल्टी लेयर बनाना है, कनेक्शन कौन से बनाने हैं, फुली कनेक्टेड करने हैं या पार्शली कनेक्टेड करने हैं। ये हमारे पास वो डिज़ाइनिंग ऑफ जो न्यूरल नेटवर्क है ना, उसमें हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे तो मैंने बनाया था, यहाँ पे तो हमने देखा एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क था। ये न्यूरल नेटवर्क्स ना मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। मतलब यहाँ वहाँ पे एक लेयर थी सिंपल, एक तो इनपुट लेयर थी ना, वहाँ पे कौन से न्यूरॉन्स थे। अब मैं यहाँ पे जो मैंने नेटवर्क बनाया है इसमें कितनी लेयर्स आपको नजर आती हैं? 3 सर। 2 इसमें आपको ना 3 लेयर्स नजर आ रही yes हैं। sir 1 input मतलब एक तो इनपुट लेयर है ना, इसको तो हम लेयर कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल इनपुट्स दी हुई हैं, ये लेयर नहीं कंसीडर की जाती। ओके, इसमें हमारे पास दरअसल 2 लेयर्स हैं जो कि न्यूरल लेयर्स, एक आपके पास हिडन लेयर है और एक आपके पास आउटपुट लेयर है। बात क्लियर हुई है मेरी? उसमें भी उसमें भी हमारे पास क्या है कि 2 जो है ना 4 न्यूरॉन्स एक में लगे हुए हैं और 4 न्यूरॉन्स हमने एक में लगा दिए यहाँ पे। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे टोटल कितने वेट्स होंगे? ये अगर आप जल्दी जल्दी बताएं गिने बगैर, आप मुझे बता सकते। यहाँ पे हमारे पास 4 ये और 3 ये, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। यहाँ पे हमारे पास 12 वेट्स होंगे। और यहाँ पे कितने वेट्स होंगे, कोई मुझे बता सकते हैं? sir 24 ये जो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 एग्जैक्टली 8। और आप देख लें आपको नजर भी 8 आ रहे होंगे, ऐसे ही है ना? जी सर। हम इस तरीके से ना अपने नेटवर्क को ना इनिशियलाइज कर सकते हैं। अपने नेटवर्क को इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये एक मल्टी लेयर नेटवर्क है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। सर ये जो ब्लू में है ये इनपुट लेयर है और दरमियान वाली सेंटर वाली क्या है? ये सेंटर वाली ना न्यूरॉन्स हैं, मतलब न्यूरल लेयर कहते हैं। ये इसको परसेप्ट्रॉन लेयर्स भी कहते हैं, इसके 3 नाम है। ये न्यूरल लेयर कह दो या परसेप्ट्रॉन लेयर कह दो। और फिर ये ग्रीन जो लेयर है उसकी ये इनपुट बन जाती है। हाँ देखो, यहाँ पे हमने इनपुट दी, ये इस वेट से कुछ मल्टीप्लाई होके, इस वेट से मल्टीप्लाई होके ये क्या हुआ, ये यहाँ पे बन गई क्या, इसकी इनपुट बन गई। मतलब यहाँ पे जो हमने वो पहले समेशन फंक्शन हमने देखा है ना, ये वाला यस सर। ये यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या बन गई, ये इसकी इनपुट बन गई। यहाँ पे इसने वो समेशन फंक्शन लगाया जो हमने ऊपर देखा, वो इसकी आउटपुट जो है ना इसकी इनपुट बन गई। यस सर समझ आ गया। और जब इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बनी ग्रीन वाले की, तो यहाँ पे इसने फिर वही वो समेशन फंक्शन लगाया और लगाने के बाद यहाँ पे फिर कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगी। वो आउटपुट कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 और कोई कंटिन्यूस वैल्यू और कोई डिस्क्रीट वैल्यू, डजंट मैटर।
क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आपने एक चीज समझनी है, आपने ना बड़ी आजकल पॉपुलर टर्म है ये डीप लर्निंग बड़ी यस सर। पॉपुलर टर्म है। ये जो नेटवर्क आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, जिसमें एक आउटपुट लेयर है और एक हिडन लेयर है और एक इनपुट लेयर है, ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क है। ऑल्दो कि ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क जरूर है, लेकिन ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क। जब आप हिडन लेयर्स दो या दो से ज्यादा कर देते हो, मतलब ये वाली जो आपको ब्राउन में नजर आ रही है ये वाली लेयर्स, ये आप दो या दो से ज्यादा कर देते हो, ये बात मेरी गौर से सुनना, अगर आप इसको दो या दो से ज्यादा कर दोगे तो ये आपके पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा। डीप न्यूरल नेटवर्क। अगर आपको मैं ठहरो, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे ना, ठहरो मैं अपनी ना स्क्रीन आपसे ये शेयर करता हूँ दूसरी, तो आप जाके इंटरनेट पे सिंपल भी लिखते हो ना इसको, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। आप ज़रा इसको गौर से देखना। ये आपको ना मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये न्यूरल नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। यस सर। क्या ये वही चीज़ नहीं है जो अभी हम देख के आए? वही चीज है सर, इसमें बस दो ऐड हुए हैं हिडन एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली, मतलब इसमें हिडन लेयर्स ऐड की गई हैं, और एक हिडन लेयर 1 थी हमारे पास, इसमें हिडन लेयर 2, हिडन 3 भी ऐड कर दी गई। और जब इतनी हिडन लेयर्स ऐड, अच्छा अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप 200 हिडन लेयर्स ऐड कर दोगे, तो क्या ये वो जैसे वो सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन गुंजल बहुत सा ज्यादा बन जाता है, कोई इस तरह का नहीं, एक कोई नेट सा बन जाएगा, तो जैसे जाल बना होता है, बन जाएगा ना ऐसे। और उस जी, अब आ रही है आवाज मेरी? है। यस सर, अब बेहतर है। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी सर, अब सही आ यस रहा सर, अब क्लियर है, अब सही आ रही हेलो। है। अच्छा, यस अब सर, आपको ना ये अब आ यहाँ रही। पे ना दो हिडन लेयर हमने ऐड की, तो अगर आप यहाँ पे दो हिडन लेयर्स की बजाय मैं कहता हूँ कि आप 100 हिडन लेयर्स बना दो, तो क्या ये एक वो नेट सा नहीं बन जाएगा, वो गुंजल से जैसे पड़े होते हैं, और सॉर्ट ऑफ लाइक अ मैसिव सा नेटवर्क बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास ये जो मॉडल बनाए गए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनाए गए हैं कि मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते होते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट एक डीप न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये बड़ा एक फाइन सा किस्म का एक दिया हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे एक इनपुट लेयर है, उसने इनपुट लेयर को भी ना ये न्यूरॉन्स ही बना दिए, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं, यहाँ पे तो कोई नंबर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूरल हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, और यहाँ पे आउटपुट लेयर, ये एक आउटपुट लेयर। सर इसका फायदा क्या होता है लेयर्स का? इसका फायदा ये होता है कि देखो, अगर आपके पास एक लेयर होगी तो वो जो कैलकुलेट करेगी लेयर, क्या वो ठीक कैलकुलेट करेगी? सर जो करेगी वो मतलब जरूरी नहीं है वो ठीक करे, वो जरूरी नहीं है। उसकी जी वजह ये है कि देखो, एक काम को करने के लिए, मतलब मैं आपको ना कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दे देता हूँ, कोई बड़ा मैसिव किस्म का, लॉन्ग किस्म का क्वेश्चन है, एक पर्सन अगर उसको सॉल्व कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि वो उसकी आउटपुट ठीक आएगी? अगर उसको मिलके 500% मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो आउटपुट जो आएगी वो फाइन ट्यून नहीं होगी? जी सर। मतलब ये आपके पास और कुछ भी नहीं है, आप जितनी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाते चले जाते हो ना, उतना आपका न्यूरल नेटवर्क आउटपुट ठीक देनी शुरू कर देता है, मतलब आउटपुट एक्यूरेट होना शुरू हो जाती है। सर तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे जो प्रोसेसिंग है उसको वो डिवाइड कर रहे हैं, अगर एक होगा तो वो एग्जैक्ट, हाँ ये कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, मतलब ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि आप
मतलब प्रोसेसिंग इटसेल्फ तो डिवाइड नहीं हो रही होगी, मतलब हर एक न्यूरॉन ना अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, और क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखो ना डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो अगर ये न्यूरॉन ठीक काम कर रहा है तो ये भी इसको अपनी इनपुट आउटपुट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी और ये भी। मतलब रादर देन वी आर रिलाइंग अपॉन अ सिंगल न्यूरॉन के उसकी आउटपुट जो आई है वो ठीक है, हम सब न्यूरॉन की आउटपुट को लेते हैं ताकि एरर कम से कम हो। बात मेरी समझ आई है? यस सर। सर हम फिर इसमें लेयर्स जितनी मर्जी ऐड कर लें तो वो ज्यादा ऐड करना बेहतर है? नहीं, ये हसन असल में ना ये जो चीज़ है ना ये स्टिल जो है ना ये आइटरेटिव है। एक ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि आप नंबर ऑफ लेयर्स या नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आप 1 ट्रिलियन कर दो और आपके पास इतनी पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ही ना हो सकता है ना ऐसे। आजकल तो जीपीयूज और सीपीयूज और टीपीयूज भी अब आ गए हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स। लेकिन पॉसिबिलिटी बेटा ये भी है कि हमारे पास कोई इतना पैरेललिज्म या इतनी कोई हमारे पास जो है ना हार्डवेयर ही ना हो कि हम इतना बड़ा न्यूरल नेटवर्क बना दें, लेकिन बनाए गए हैं, ये आपकी बात ठीक है, ऐसे बनाए गए हैं न्यूरल नेटवर्क्स जो कि मशीन्स काफ़ी पैरेलल प्रोसेस करते हुए भी ना उन्होंने काम किया है। ओके, एक चीज़ और आपने ना ज़हन में रखनी है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे इनपुट देते चले जाएंगे, यहाँ पे कोई आउटपुट कैलकुलेट हो के आ जाएगी, आप ये समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ मतलब सर बेसिकली बिल्कुल, वो आउटपुट आएगी। इनपुट जो है वो आउटपुट देगा अपने फर्स्ट लेयर को, और वो जो आउटपुट है एज एन इनपुट जाएगी उसमें, और फिर वो उसको आगे प्रोसेस करके एज एन इनपुट देगा सेकंड लेयर में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और वो सेकंड लेयर से थर्ड लेयर चलते चलते जितनी नंबर ऑफ जी लेयर्स सर। होंगी, और बिल्कुल लास्ट लेयर पे जाके जो आउटपुट लेयर होगी ना, वहाँ पे आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगे, कोई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जहाँ पे ये y1 और y2 लिखा हुआ है, ये मेरा कर्सर जहाँ पे है। ओके, अच्छा अब ये जो चीज़ है ना, क्या ये जो आउटपुट आएगी, जी जी बच्चे। सर ये जो हमने बीच में लेयर्स लगाई हुई हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि 100 लेयर्स बेशक हम लगा दें, तो ये जितनी भी हम लेयर्स ऐड कर जाएंगे बेसिकली मतलब फंक्शनैलिटी तो सबकी सेम होगी ना, काम तो सब एक तरीके से ही कर रहे होंगे, या हर लेयर का डिफरेंट काम होगा? मतलब एक्यूरेसी इस तरह नहीं बेटा, हर लेयर का डिफरेंट काम होगा। लेयर का काम क्यों डिफरेंट होगा? वो इस वजह से होगा कि यहाँ पे ना कुछ वेट्स होते हैं, या मैं भी आगे चल के आपको बताने, यहाँ पे ना कुछ वेट्स होते हैं, वो हर लेयर के वेट्स अपने अपने होंगे, वो हमने रैंडमली इनिशियलाइज किए होते हैं। वो शायद, ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल सॉल्व इसकी करवाने लगा हूँ, वो अगर हर लेयर के ऊपर डिफरेंट वेट्स होंगे, डिफरेंट तरीके से वो काम करेंगे, तो हर लेयर की आउटपुट डिफरेंट आनी है। ओके, ये जो आपको इतने ज्यादा ये नेट बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये हर एक नेट के ऊपर डिफरेंट वेट्स होंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ना एक आउटपुट में ना y1 और y2 मतलब दो आउटपुट्स आ गए। ये जो न्यूरल नेट के अंदर आप इधर इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हो, मतलब यहाँ पे मैंने कोई इनपुट्स दी और ये इनपुट्स चलते चलते ये आउटपुट की तरफ चली गई, इस प्रोसेस को कहते होते हैं फॉरवर्ड पास। ये बात ज़हन में रखनी है, इसको कहते होते हैं फॉरवर्ड पास। और अगर क्या ये वाली जो आउटपुट आई है, क्या ये मतलब y1 पे फॉर एग्जांपल आ गया 0.01, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड क्या था? मुझे रिक्वायर्ड था 0.09, यहाँ पे 0.01 आ गया और मुझे चाहिए था 0.09। तो आप जरा मुझे इंट्यूटिवली सोच के बताओ कि मैं कौन सी चीज को चेंज करूं कि मेरे ये आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए, मतलब जो मुझे चाहिए चीज और जो ये y1 पे आए ये करीब करीब हो जाए। मैं क्या चीज चेंज करूंगा इस न्यूरल नेटवर्क में? आप थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे उसका। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे ख्याल दानियाल ने आंसर किया है ना? यस सर। जी दानियाल, बिल्कुल। हमारे पास ना सिर्फ और सिर्फ वेट्स एक ऐसी चीज़ हैं जिनको हम ऊपर नीचे करते हैं, मतलब जिनको या हम जिनकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो यहाँ पे 0.1 आया था ये 0.9 एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसके करीब करीब चला जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई है सबको?
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो। आगे आने वाला कंप्लीट जो सेशन है ना वो यही वाला होगा। सर ये तो किसी स्पेसिफिक इनपुट पे हमने वेट चेंज कर लिया, अब इसके अलावा अगर कोई इनपुट आई उसके लिए अगेन वेट चेंज करना पड़ेगा, तो फिर जनरलाइज किस तरह हो जाएगा? नहीं, ये फिर हम ना उन तमाम वेट्स जो आप कह रहे हैं ना उनकी हम ना एवरेज ले रहे होते हैं। ये होता है ना, इसको कॉस्ट कहते होते हैं। ये अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, यही चीज़ बताने लगा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं माइंड बना रहा हूँ आपका। मतलब हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं ना कर सकते बेटा, हम उसके करीब करीब जाते हैं। मतलब 0.1 और 0.9 में ना कम डिफरेंस रह जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो जाए। ओके, मतलब एग्जैक्ट तो कभी भी न्यूरल नेटवर्क 100% नहीं करेगा, हम एवरेज लेते होते हैं तमाम। ये तो आपके पास एक इनपुट थी ना, हमारे पास यहाँ पे 1000 इनपुट्स अगर हम देते हैं, मतलब एक ये वाला बैच दिया, एक अगला बैच दिया, एक उसके बाद बैच दिया, फिर एक बैच दिया, मतलब कोई 100 इनपुट्स दी, तो तमाम के इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट को एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकाल के कंप्यूट करेंगे कि उससे कितना डिफरेंट होना चाहिए। ये भी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ यहाँ पे समझाना था। तो अब आपको ये समझ आ गई है कि हम किस चीज़ को अपडेट करते हैं। किस चीज़ को वैसे अपडेट करते हैं? वेट। एग्जैक्टली, क्योंकि हम वेट्स को अपडेट करते हैं तो वेट्स आर पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, तो इसी वजह से इस जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, इनको पैरामेट्रिक मॉडल भी कहते हैं। मतलब पैरामेट्रिक्स है, मतलब हम, आप इस इक्वेशन में देखो, ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें ये x1 भी वही रहेगा, x2 भी वही रहेगा, x3 भी वही रहेगा। चेंज क्या होना है? ये वेट्स चेंज होना। आपके पास ये वेट्स चेंज हो रही है। तो चूंकि वो वेट्स चेंज हो रहे होते हैं और वेट्स को हम कहते हैं पैरामीटर, और इसी वजह से इसको हम पैरामेट्रिक मॉडल कहते हैं। इसी वजह से इसको हम पैरामेट्रिक मॉडल भी कहते होते हैं। अभी तक मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। हमने ये देखा कि न्यूरल नेटवर्क होते क्या है, परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, परसेप्ट्रॉन और न्यूरॉन एक ही चीज़ का नाम है, वेट्स क्या होते हैं, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क क्या है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरल नेटवर्क में कैसे क्या चीज़ चेंज करें तो इनपुट आउटपुट वो बराबर होती हैं, तो इस चीज़ को हम वेट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। अच्छा, अब जो हमारे पास चीज़ है ना नेक्स्ट, वो ये, अच्छा इसको ना परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। ये जो काम हम यहाँ पे करते हैं ना, ये जो अभी तक मैं काम करके आया हूँ आपके सामने, मतलब न्यूरॉन, वो एक न्यूरॉन को ना परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन इज नथिंग मोर देन अ सिंगल न्यूरॉन इन अ न्यूरल नेटवर्क। ओके, ये आप सारा खुद पढ़ लेना। ये वही चीज़ है जो मैं अभी के, एक वेक्टर लेता है परसेप्ट्रॉन, कैलकुलेट द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स एंड आउटपुट 1 इफ द रिजल्ट इज ग्रेटर देन सम थ्रेशोल्ड। ये वही बात है जो कि मैं बता के आया हूँ आपको। और एक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इंफॉर्मेशन दैट अलाउज ANN टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो मैं आपको कह रहा था, दिस इंफॉर्मेशन चेंजेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। और वो क्या चीज़ चेंज होती है? वो वेट्स चेंज होते हैं कि आपके इनपुट और आउटपुट ये बराबर हो जाती है। मतलब जो डिज़ायर्ड आउटपुट है ना वो, और जो न्यूरल नेट ने आउटपुट दी है वो दोनों कमोबेश इक्वल हो जाती है। ये वही चीज़ लिखी हुई है परसेप्ट्रॉन रूल। अच्छा, अब मैं इसको ना, ये तो सारा हमने देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ना बताने लगा हूँ कि ये न्यूरल नेटवर्क ना कैसे हम यूज़ करेंगे, हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास ना दो तरह की लर्निंग होती है। आप अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ के आए हो ना, ये जो आपने देखी होगी, इसमें जो कि आपने किया था, फॉर एग्जांपल KNN, या के मींस क्लस्टरिंग आपने किया होगा, या आपने के में डॉयड क्लस्टरिंग किया होगा। ये आप करके आए हो ना? सर लैब में पढ़ा है अभी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। नहीं, अभी आपने इसका लेक्चर लिया है या इसको, मतलब आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी है? सर लैब में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी नहीं अच्छा पढ़ी अभी। नहीं सर, अभी क्लास में नहीं पढ़ी, कोर्स में नहीं पढ़ी। अच्छा, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ना ये न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, ये लर्निंग ना दो, हमने ना अपने न्यूरल नेटवर्क को ना लर्न करवाना है, चीज़ों को लर्न करवाना। हमारे पास दो तरह की लर्निंग होती है।
वन इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अदर वन इज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और आज एक नई टाइप भी आ गई हुई है, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग होती क्या है? व्हाट इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग? सुपरवाइज्ड लर्निंग ये होती है कि आपने अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेंड करना है, या चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ना एक सिस्टम बनाना है जो वेदर को फोरकास्ट करेगा, वेदर फोरकास्ट सिस्टम। मतलब वो ये करेगा कि आपके पास ना पिछले 10 साल का डाटा है, ईयर्स का, कि किस किस मंथ में किस किस दिन कितना टेम्परेचर था, कितनी ह्यूमिडिटी थी, कितना उस दिन रेन हुई कि नहीं हुई, या क्लाउड की डेंसिटी क्या थी। ये आपके पास सारे का सारा डाटा है। इस डाटा को मैं x1, x2, x3 कह लेता हूँ। ओके, ये वाला जो मेरे पास डाटा है ना, इसको मैं कह देता हूँ कि ये x1, x2 और x3 है। तो अब आपको ये भी पता है कि साल के किस दिन बारिश हुई और किस दिन बारिश ना हुई। मतलब मैं आपको ये कह देता हूँ कि ये मेरे पास डाटा है और यहाँ पे मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब रिजल्ट है उसका। अगर टेम्परेचर 10 था या कोई भी, मतलब आप कह लो, मतलब ये टेम्परेचर था, ये आपके पास क्लाउड की डेंसिटी थी, ये आपके पास ह्यूमिडिटी लेवल था, तो मैं कह सकता हूँ कि, और ये दिन था, ये डे था, डे 1 था, तो क्या बारिश हुई कि ना हुई। मतलब मेरे पास क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि रेन और नॉट रेन, रेन और नॉट रेन। अगर रेन हुई तो मैं उसको 1 कह दूंगा, अगर रेन ना हुई तो मैं उसको 0 कह दूंगा। ये बात समझ आ गई है मेरी? अगर ये मेरे पास हिस्ट्री का डाटा है, मतलब प्रीवियस 10 ईयर्स की हिस्ट्री का डाटा है। अगर तो इस बेस पे रेन होती है तो मैं कह दूंगा कि ये उसको 1, और अगर नहीं होती तो मैंने उसको कह दिया नो। ये मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? ये मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10K है। अब मैंने अपने नेटवर्क को ट्रेन करना है, नेटवर्क को मैंने ट्रेन करना है, उसको मैंने ये वाले फीचर्स दिए और साथ उसको एक्चुअल आउटपुट भी दे दी, उसको मैंने एक्चुअल आउटपुट भी दे दी कि अगर इस तरह का डाटा होगा तो आउटपुट ये आएगी, अगर इस तरह का डाटा होगा तो आउटपुट ये आएगी। मतलब मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, उसको लर्न करवा रहा हूँ चीज़ों को, कि अगर तुम फ्यूचर में इस तरह की या इससे मिलती जुलती आउटपुट देखो, इनपुट देखो, तो तुमने इस तरह की आउटपुट प्रिडिक्ट करनी है। ये बात मेरी समझ आई है सबको? जी सर आ गई। सर इसके अंदर कुछ कंट्राडिक्शन नहीं आ सकती? मतलब कैसे? सर अगर बिल्कुल इस तरह है कि हमारे पास हमने जनवरी 1 का डाटा लिया है प्रीवियस ईयर्स में, और किसी साल जनवरी 1 को हुई है रेन, किसी साल नहीं हुई। हाँ, ये बात सही है, मतलब लेकिन वो हम कौन सा कोई 100% एक्यूरेट, हमने तो जनरलाइजेशन करनी है ना, लर्न करवाना है चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि उस दिन रेन हो, उससे 1-2 दिन ऊपर हो जाए, उससे 1-2 दिन पहले हो जाए, या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद। ये हमने जनरलाइजेशन करवानी है। हमारे पास सिंपल डाटा है, दैट्स इट। ओके, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल सेम ही, ये तो नेचुरल फिनोमेना भी नहीं है कि हर साल दिसंबर 10 को बारिश हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन कमोबेश उससे कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब हमारे पास पिछले 10 साल का डाटा है। अब्दुल वहाब, बात समझ आई है मेरी? जी सर यानी कि हम जो डे स्पेसिफिक नहीं हो रहे इसके अंदर, हम जनरलाइज डाटा ले। डे स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है भी नहीं। चलो ये डे वाला मैं ना वैसे भी इसको ख़त्म कर देते हैं, डे स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि मेरे पास पिछले 10 साल का डाटा है, एक साल में 365 दिन, तो 10 साल में आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3000, मतलब कुछ 650 दिन का मेरे पास डाटा आ गया। ये 3500 जो है ना, ये इतना डाटा मेरे पास आ गया 10 सालों का, इतने रिकॉर्ड आ गए, उनके करस्पॉन्डिंग रेन नॉट रेन भी आ गए। अब मैंने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया, उसको मैंने ये बताया कि अगर ये इस तरह का ये ह्यूमिडिटी लेवल होगा, ये टेम्परेचर होगा, ये क्लाउड डेंसिटी होगी, तो क्या रेन होगी कि नहीं होगी। मैंने उसको ट्रेन कर दिया, उसको मैंने ट्रेन कर दिया। अब चूंकि मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को इनपुट के साथ एक्सपेक्टेड टारगेट भी बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी बता रहा हूँ,
ऐसे ही है ना, मतलब कि आपने अगर इस तरह का डाटा हो तो आपने ये प्रेडिक्ट करना है। ओके, इस प्रोसेस को मैं कहूंगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। इस प्रोसेस को मैं कहूंगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। और बाद में एक नया डाटा जिस पे कि आपके न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जिस पे कि आपके न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, मैं उसको कोई नया डाटा देता हूं, तो कोई न्यू डाटा, और वो उसको नियर टू एक्यूरेट बता देता है, तो आपका नेटवर्क ट्रेंड हो चुका है, आपका नेटवर्क ट्रेन हो चुका है। अच्छा, अगर मैं आपको इसी तरह की एक और एग्जांपल देता हूं, चलो मेरे पास ना, आप जब छोटे थे, व्हेन यू आर अ चाइल्ड, आपको स्टार्ट में ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लर्न करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? डेफिनेटली करना पड़ा था। यस सर। आपको, आप यहाँ पे आपको ये सेंटेंस लिखा नजर आ रहा है, ये टी लिखा हुआ है, टी। आप इसको टी क्यों कहते हो? आप इसको टी कह दो, ये लो ये टी मैं कह देती हूँ, लेकिन आप नहीं कहते, बिकॉज आपकी बचपन से लेके अब तक ट्रेनिंग हो चुकी है कि अगर जो इस तरह का सिंबल आएगा, इसको आपने टी प्रोनाउंस करना है, आपने इसको टी प्रोनाउंस करना है। ये आपकी ट्रेनिंग हो गई। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, जो आपने बचपन में टी देखा था, मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ये लो, ये टी है कि नहीं है? ये टी है कि नहीं है? सर थोड़ा फॉन्ट चेंज करें, हो सकता है। नहीं, ट्रेन नहीं, यस मतलब आपने जो सारी यस सर, लाइफ जो छोटे मतलब पे किया है, ये बड़ा। जी बिल्कुल, ये टी है। चलो मैं ये नहीं कहता, मैं आपको ये कह देता हूँ कि कुछ लोग ए इस तरह लिख देते हैं, 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 मतलब ये सारे के सारे ए है ना। यस सर। अब आप अगर आज मुझे ये कहो कि सर जो मैंने बचपन में ये देखा था वो ये था, इनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी प्रॉपर जनरलाइजेशन नहीं हुई। ऐसे है ना। सो आपको अगर कोई नई हैंड राइटिंग में भी ए लिखा हुआ दिया जाएगा तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर लोगे। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब आपको पहले ट्रेनिंग की गई है कि अगर इस तरह का सिंबल है तो ये है, अगर इस तरह का सिंबल है तो ये है। मेरी बात समझ आ गई है सबको? यस सर। यस सर। सो अगर आपको इनपुट के साथ कोई ना कोई टारगेटेड वैल्यू भी दी गई हो और नेटवर्क को ट्रेन करवाया जाए, नेटवर्क को ट्रेन करवाया जाए, तो इस प्रोसेस को आप कहोगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसका सबसे ज़्यादा काम ये डिजिट क्लासिफिकेशन के अंदर है। इसका सबसे ज़्यादा काम, आप में से आप सब लोग फेसबुक यूज़र हो ना, फेसबुक तो चलाते हो आप सब लोग। क्या वो फेसबुक के ऊपर आपको वो फेस के ऊपर ऑटो टैगिंग आ रही होती है ना, तो फेस के ऊपर वो बाउंडिंग बॉक्स बना देते हैं। यस सर। जी सर। वो दरअसल वो फेसबुक वालों ने एक ऐसा एल्गोरिथम ट्रेंड किया है कि उसको ना मिलियंस ऑफ फेसेस दिए कि अगर ये चीज़ इस तरह का कोई आपको इमेज नज़र आए या इस तरह की चीज़ हो, तो उसको आपने बाउंडिंग बॉक्स बना देना है, डिटेक्ट कर लेना है और कह देना है कि यहाँ पे कोई फेस है। ऐसे ही है ना, चाहे अब हम उसको कोई जो लोग अभी पैदा नहीं भी हुए या जो लोग कल नए लोग भी दुनिया में आएंगे, वो फेसबुक का एल्गोरिथम उनके फेसेस को भी डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उस एल्गोरिथम ने फेसेस की जनरलाइजेशन कर ली। मेरी बात समझ आ गई है सबको? यस सर। सो तो ये जी जी, कंप्यूटर विजन सारा सर सुपरवाइज लर्निंग में आ जाएगा। प्रोबेबली वो सारे का सारा सुपरवाइज लर्निंग में ही आता है। नहीं, अनसुपरवाइज में भी कुछ आता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कहाँ पे आता है वो, बल्कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता भी हूँ उसकी। कंप्यूटर विजन जितना भी उसमें ज़्यादा टास्क होते हैं ना, सारे के सारे सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। अच्छा, जी सर ठीक। अब हम बात करते हैं, अभी जो जैन ने भी पूछी है कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेटा वो होती है जहाँ पे ना हमने क्लस्टर करना होता है चीज़ों को। मसलन मैं आपको ये कहता हूँ
कि मैं आपको ना एक इमेज दे देता हूँ, इमेज, आप मुझे ना उस इमेज में से ना पैटर्न फाइंड आउट करके दो कि यहाँ पे वाटर कहाँ पे है, यहाँ पे ट्रीज कहाँ पे हैं, यहाँ पे ह्यूमंस कहाँ पे हैं। मतलब एक बड़ा इमेज ले लेते हैं, या चलो मैं ये कहता हूँ कि एक सैटेलाइट से ना पूरी दुनिया का एक इमेज लिया, ग्लोब का, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे आप ये बताओ जहाँ जहाँ पे जो है ना ग्रीनरी है उसको आप अलहदा कर दो, जहाँ जहाँ पे आपके पास पानी है उसको अलहदा कर दो, जहाँ जहाँ पे आपके पास मतलब कोई बंजर ज़मीन या सहरा है उनको अलहदा कर दो। अब आपके एल्गोरिथम को पहले तो नहीं ना पता कि क्या है, उसने तो पिक्सल्स, रिलेटेड पिक्सल्स को ग्रुप अप कर देना है। ऐसे ही होगा ना, जो ग्रीन ग्रीन पिक्सल होंगे उनका एक क्लस्टर बना दिया जाएगा, जो थोड़े से ग्रे ग्रे ये होंगे अपना ये स्किन कलर के होंगे उनको वो डेजर्ट के क्लस्टर में ले जाएगा। अगर आपके पास कोई थर्ड क्लस्टर होगा पानी का, वो ब्लू क्लस्टर या वाइट क्लस्टर, उनको वो पानी बना देगा। इसमें हमें पहले कोई उसको डाटा देने की जरूरत तो नहीं पड़ी, क्या पड़ी है? सर नहीं पड़ी। हाँ, तो ये हमारे पास जिसमें हमें कोई टारगेटेड आउटपुट नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको आज कहता हूँ कि मुझे आप ना पानी का पैटर्न बताओ इस ग्लोब के ऊपर, इस पूरी दुनिया का एक मैप लेते हैं, उस पर पानी का पैटर्न बताओ। तो आप खुद भी तो क्लस्टर कर रहे होते ना, ये देखो ये नीला नीला जो है ना ये सारे का सारा पानी है, वो दरअसल आप एक क्लस्टर बना रहे होते हैं। ओके, सो ये जो क्लस्टरिंग टाइप चीज़ होती है ना, ये क्लस्टर बनाने का अमल, इस प्रोसेस को आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हो, जिसमें कि ये दो एल्गोरिथम्स आते हैं, के मींस क्लस्टरिंग या के मेथड क्लस्टरिंग। ये इसके ऊपर ना कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मेरे पड़े भी हैं, वो आप देख सकते हो, वो मैं लिंक नीचे ना यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दूँगा। उस पर कंप्लीट वो एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं के मींस क्लस्टरिंग की और के मेथड क्लस्टरिंग की। बात क्लियर हो गई है सबको? तो अब आपने ना ये ज़हन में रखना है कि सुपरवाइज लर्निंग में जब भी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, जहाँ पे भी पूछे, यू शुड रिमेंबर दैट व्हेन एवर देर इज़ अ इनपुट along with the targeted output, expected output, इनपुट और टारगेट आउटपुट दी गई हो और हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करें, तो इस प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। और अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसमें इनपुट तो होती है लेकिन कोई टारगेटेड आउटपुट नहीं होती, बल्कि हमने चीज़ों को, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रुप अप करना होता है। जिसकी एक और मिसाल ये आपके पास है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आज ना एक न्यूज़पेपर लो, उसमें से सारी पॉलिटिक्स की खबरें एक तरफ कर दो, सारी जो शोबीज़ की हैं एक तरफ कर दो, स्पोर्ट्स की एक तरफ कर दो, ये आप क्या कर रहे होगे? ये आप क्लस्टर कर रहे हो। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ क्लस्टर। मेरी बात समझ आ गई है सबको? ये हमारे पास होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अब एक चीज़ आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होती है जिसमें हम ना आजकल ये रोबोट्स में और इन चीज़ों में या गेम्स में यूज़ हो रही होती है, ये जो सेल्फ ड्राइविंग चीज़ें होती हैं ना, सेल्फ गवर्निंग, उनमें इनमें होता क्या है कि अगर आपका एल्गोरिथम सही काम करता है ना तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और वो उस रिवॉर्ड की बेस के ऊपर ना फिर सही काम करता है। मतलब ये सुपर मारियो गेम आपने सबने खेली हुई, या आपने फ्लैपी बर्ड गेम या एंग्री बर्ड गेम खेली हुई। अगर ये सिस्टम गेम खेले, सिस्टम को एक बॉट बना दिया जाए, आप ना खेलो सिस्टम खेले, और उसको एक रिवॉर्ड दे दिया जाए, तो वो गेम को डेली नया नया लर्न करना शुरू कर देता है कि मेरे रिवॉर्ड में इजाफा हो रहा है, अब मैं इससे अगली चीज़ें लर्न करूँ। ये आजकल का पैराडाइम है जो कि आजकल आपको ना ये सेल्फ गवर्निंग चीज़ों में यूज़ है, लेकिन हमारा काम ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज से ही होगा। तो ये कहीं जाके ना कुछ आपस में ये समड अप भी हो जाती हैं ये चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें ना इंटर रिलेटेड भी होती हैं। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है, ये बस थोड़ा सा ये मैं बता के ना फिर मैं यहाँ पे वाइंड अप करने लगा हूँ लेक्चर को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होने लगा है ना, वो हम करेंगे इसके ऊपर, ये मैथमेटिक्स के ऊपर। मतलब उसमें डेल्टा रूल, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल और ग्रेडियंट डिसेंट रूल, ये 3 रूल्स हम करेंगे। सो ये देखो, ये मेरे पास कार है, कार को मैंने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, ये पिक्सल्स की फॉर्म में ये कार रिप्रेजेंट हो गई। अब मैंने, ये वही बात है कि वो जो अभी जैन ने भी बात की थी कि ये कंप्यूटर विजन के रिलेटेड बात है, कार्स, ये ट्रेनिंग की गई। अब आपके सिस्टम ने डिटेक्ट करना है कि इन इमेजेस के अंदर ये कार्स हैं कि नहीं हैं।
और अब ये टेस्ट इमेज उसको दिया गया था जो कि इस ट्रेनिंग में नहीं था, तो ये आपका सिस्टम बताएगा, उसकी ट्रेनिंग हो गई होगी, वो बताएगा कि ये कार है कि नहीं है, ये कार है कि नहीं है, वो इसका भी बताएगा ये कार है कि नहीं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ लर्निंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ना एक डिसीजन बाउंड्री बना देता है, इस चीज़ को ना ये डिसीजन बाउंड्री बनाई जाती है पिक्सल्स की। जो कार वाले पिक्सल्स होंगे उनको इस तरफ रख दिया जाएगा, जो नॉन कार्स होंगे उनको इस तरफ रख दिया जाएगा। मतलब आपका एल्गोरिथम ये डिसीजन बाउंड्री बनाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लर्निंग, अपने लर्निंग की बेस पे। अब ये सारा काम ये कैसे करेगा, ये काम होना कैसे है, ये सारी वही चीज़ें जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, ये वो वेट्स और सारा ये जो है ना, इसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे का सारा काम जो है ना, ये काम हम ना नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ये काफ़ी मैथमेटिकल वर्क है, तो इसी में से मतलब ना आपको ना मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना अगला लेक्चर जो है ना वो मिस ना करें, जो कि आज ही हमारा होगा। उसके बाद फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में या वैसे कोई न्यूरल नेटवर्क का पूछते हैं तो यू विल बी एबल टू let them know that what is the neural network and how neural network works and what are the rule of learning और ये कैसे काम करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई है? ये स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दूंगा। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों ने ना मिस नहीं करना, वो टोटली मैथमेटिक्स के ऊपर होना है। तो स्टूडेंट्स अब आप अभी 1:10 हो चुके हैं, अब आप बेशक रेस्ट कर लें 2 घंटे, उसके बाद हमारा लेक्चर आपको पता है 3 बजे स्टार्ट, 3:15 बजे स्टार्ट होना है। ओके, ओके सर। 3:15 पे आपने आ जाना है, दोबारा मैं भी ऑनलाइन आ जाऊंगा, तो हम अपने ना इसको टॉपिक को ना आज वाइंड अप कर लें। तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं मैं डाउनलोड कर लेता हूँ आपकी अटेंडेंस। मैम राबिया को भी मैं दे दूँगा, डॉक्टर राबिया को भी, वो भी आप जो स्टूडेंट दूसरे सेक्शन से हैं ना वो ले लेंगे। अच्छा, आप एक काम किया करो, आप लोग ना क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब 1-2 स्टूडेंट्स के अलावा ना बाकी लोग चुप करके बैठे रहते हैं। क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब जैसे अभी कई क्वेश्चन अब्दुल वहाब ने किए हैं, जैन ने किए हैं, दानियाल ने खैर बहुत क्वेश्चन किए हैं, हसन ने किए हैं। तो आप ना सारे लोग ना क्वेश्चन, हालांकि इतने लोग ऑनलाइन बैठे हैं 38, तो आप ना क्वेश्चन लाजमी किया करो, ताकि मुझे भी पता हो, मुझे समझ आए कि आपको ये जिस सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो जो नए लोग भी आए हैं ना वो भी ना लाजमी क्वेश्चन करें। मतलब ये कोई वो टीचर स्टूडेंट वो नहीं कि मैं मतलब आपको कोई कुछ कर देना है या कुछ हो जाना है, जहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे रोक दो, वहाँ पे पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है ना उसमें ज़रा ओपनली आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्कस, वट एवर यू थिंक दैट यू शुड आस्क इन टर्म्स ऑफ योर लेक्चर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग योर लेक्चर। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट जो सेशन है ना वो 3:15 पे स्टार्ट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू शुड जॉइन दैट सेशन विद पैशन, मतलब आप उस जो है ना लाजमी आप उसको ना करो। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेने, तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, मैं फिर लीव करते हैं इसको, और ये रिकॉर्डिंग बरल अवेलेबल है तो फिर हमने नेक्स्ट पे इसको कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अगला हम करते हैं स्टार्ट। ओके ओके सर। चलो चलो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।